जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अंशुल सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माई टीचर। यूट्यूब पे हमारा चैनल है माई टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से, जिस पर बहुत सारी क्लासेस हो रही हैं 3rd से लेकर 10th क्लास तक की। वेरियस टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, साइंस की अब चल रही है 3rd से लेकर 10th क्लास तक साइंस पढ़ाई जाएगी, NCERT बेस है। उसके अलावा CBSE NCERT में चल रही है। और सबसे अच्छी बात ये बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, दोनों ही बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा है जो फिर या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वहाँ NCERT आती है। खास करके जो क्लास 9th AMU एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है उसमें क्लास 8th का NCERT से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, सारा सिलेबस वही रहता है, तो आप पढ़ सकते हैं आराम से। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसे तो जो NCERT पढ़नी ही पढ़नी है, तो हर टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट होगा। चैप्टर एक्सप्लेनेशन है ये, तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो आप जो है ये ना कहें कि वीडियो बहुत बड़ी है। मैं एन्जॉयमेंट के साथ आराम से पढ़ाता हूँ, कंसेप्ट क्लियर करते हुए, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जो टॉपिक्स अगर 1-2 टॉपिक्स में रह जाएगा तो वो शॉर्ट्स नोट्स में मैं डाल दूंगा, क्योंकि मैं 3rd to 10th जो क्या कर रहा हूँ NCERT बाय चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ, और साथ के साथ आपको शॉर्ट्स नोट्स भी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, वो भी आपको मिल जाएंगे शॉर्ट नोट्स में, जिसमें डेफिनेशन होती है छोटी छोटी, वो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगी। इसमें आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, चैप्टर समझ लेंगे, और वहाँ आप जो है शॉर्ट नोट से डेफिनेशन वगैरह क्वेश्चन आंसर आप लगा लेंगे इजीली, और सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका चैप्टर है NCERT क्लास 8th का, जो कि AMU क्लास एंट्रेंस में भी काम आएगा 9th के, और जो एकेडमिक हैं जो स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बुक में तो है ही है। सारा कंटेंट लिया हुआ है NCERT CBSE बेस्ड भी, और जो प्राइवेट बुक स्कूल में चल रही हैं वो सारा कंटेंट लेके मैंने एक में प्रेजेंटेशन बना दी है, और आपको आराम से एक्सप्लेनेशन कर देंगे। देखिए चैप्टर 4 है कंबस्टन एंड फ्लेम। तो सबसे पहले हमें ये पता करना जरूरी है कि कंबस्टन क्या होता है, फ्लेम। चैप्टर का नेम हमें पता होनी चाहिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। कंबस्टन क्या होता है, फ्लेम क्या होता है। देखिए कोई भी फ्यूल हो, फ्यूल का मतलब ये ईंधन, कोई भी फ्यूल हो, यानी कि चाहे वो कोल हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे डीजल हो। मान लीजिए आपने एक पेपर लिया, वो भी एक तरह का फ्यूल है ना, और आपने उसे जलाया, और अब वो जला, और जलने के बाद राख हो जाएगा, ऐश में बदल जाएगा, यानी नया प्रोडक्ट बन जाएगा। तो पेपर का जलना उसे हम बोलेंगे कंबस्टन, यानी कि एक केमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या हुआ, कोई फ्यूल जो है केमिकल प्रोसेस के थ्रू जला, बर्न हुआ, बर्न होके किसी अदर प्रोडक्ट में बदल गया, तो उसे हम बोलेंगे कंबस्टन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर किसी भी फ्यूल को, किसी भी ईंधन को जब हम जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो उसे कहते हैं कंबस्टन। उस केमिकल प्रोसेस को हम कंबस्टन कहते हैं, जो कि नया प्रोडक्ट हमें दे देगा। अब दूसरा है फ्लेम। अब हमने जो फ्यूल को जलाया वो किस तरह से जला, जैसे कि मान लीजिए कोयला में जो फ्लेम नहीं, फ्लेम का मतलब होता है लो ज्योति जो होती है। जैसे हम चिरागी वगैरह जलाते हैं मंदिर में, तो लो आपने देखा हो, कैंडल जलाते हैं, कैंडल की क्या होती है, फ्लेम की तरह जलता है। तो वो जो देखिए कैंडल भी एक फ्यूल है, तो वो जो जल रही है, कंबस्ट हो रहा है, उसमें भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट जो है क्या हो रहा है, वो कैंडल बर्न कर रही है, तो वो कंबस्टन हो रहा है वहाँ पर। लेकिन उसमें से हीट जो प्रोड्यूस हो रही है, हीट और लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है, वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, फ्लेम के द्वारा। तो हो गई फ्लेम। तो वही चीज़ हम पढ़ेंगे, दहन और लपटे। कंबस्टन हुआ, बर्न हुआ, तो विद फ्लेम हुआ या विदाउट फ्लेम हुआ, ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। कंबस्टन फ्लेम जैसे कि आपको दे रखा है, देखिए। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कंबस्टन हो रहा है, यानी कि जल रहा है कोई भी फ्यूल, यानी बर्न हो रहा है, ज्वलन हो रहा है, और उसके साथ साथ फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। और नीचे दो में ऊपर आप देख सकते हैं एक मैच स्टिक जल रही है, उसमें फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। इधर LPG गैस जो होती है, हमारी गैस जो होती है बर्न करती है, देखिए उसमें से फ्लेम हो रही है। लेकिन इधर कोयला है, उसमें सिर्फ क्या होता है, कंबस्टन हो रहा है कोयले का, कोल का, लेकिन जो क्या होता है, फ्लेम नहीं निकल रहा है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि किसी को फ्यूल को जब हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, केमिकल प्रोसेस होता है, एक नया प्रोडक्ट हमें मिलता है, जिसे हम कंबस्टन कहते हैं। और कभी कभी कंबस्टन क्या होता है, फ्लेम प्रोड्यूस करता है, तो वो फ्लेम किस तरह का होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्लास 8 चैप्टर 4 कंबस्टन एंड फ्लेम, इसमें कंटेंट दे रखा है आपको, व्हाट इज कंबस्टन, दहन क्या होता है। बाइलिंगुअल क्लासेस है, हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, आराम से मजे से पढ़ सकता है, एंजॉयमेंट के साथ, किसी को भी कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। हाउ डू कंट्रोल फायर, अगर आग लग जाती है, देखिए कंबस्टन है यानी बर्निंग का प्रोसेस हो रहा है, तो अगर कहीं आसपास इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में आग लग जाती है तो किस तरह से हम उस पर काबू करेंगे, बुझाएंगे। और क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंबस्टन, कंबस्टन कितने तरह के होते हैं, जो भाई ये बर्न हो रहा है वो कितनी तरह से जल सकता है। आग लगती है तो कई तरह से लगती है। फ्लेम यानी कि लौ जो होती है, ज्योति जिसे कहते हैं, वो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, फ्लेम का स्ट्रक्चर क्या होता है,
व्हाट इज़ फ्यूल, फ्यूल क्या होता है, फ्यूल एफिशिएंसी क्या होता है। ये सर मैंने शॉर्ट्स नोट्स में भी आपको दे रखे हैं, शॉर्ट्स में कराए हुए हैं। तो ये 5-6 टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे इसमें, ये चैप्टर में कंबस्शन फ्लेम में। अब पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन यानी परिचय ले लेते हैं। क्या, वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पस एट होम। अपने घर पर या फिर एनवायरनमेंट में हमें इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे डेली पर्पस पे हमें क्या होता है, ज़रूरत पड़ती है फ्यूल की। इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, और व्हीकल्स वगैरह होते हैं उन्हें भी चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है। हम घर में, उद्योग में और ऑटोमोबाइल चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल की हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, ठीक है, और कैंडल हो गई, बहुत सारी अलग अलग तरह की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको साइड में दे रखा भी है, कोल दे रखा है। द मटेरियल विच प्रोड्यूस हीट एनर्जी ऑन बर्निंग इन एयर कॉल्ड फ्यूल्स। फ्यूल्स उन्हें कहते हैं जो एनर्जी देती है, दूसरी बात हीट प्रोड्यूस करती है, जिसके द्वारा हमें हीट भी मिल जाती है और साथ साथ हमें लाइटनिंग भी मिल जाती है, लाइट भी मिल जाती है। वह पदार्थ जो वायु में जलने पर यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं, जलने पर ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ईंधन कहलाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। अब इसमें दूसरी स्लाइड में आपको दे रखा है, ये बताना है आप फ्लेम और नॉट, लॉ है या नहीं। जैसे कि सम सब्सटेंस वन विद अ फ्लेम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कुछ सब्सटेंस जो होते हैं, कुछ फ्यूल जो होते हैं, वो क्या होते हैं, फ्लेम के साथ जलते हैं और कभी कभी नहीं भी जलते। जैसे कि सम सब्सटेंस वन विद अ फ्लेम वेयर सम डू नॉट, कुछ पदार्थ ज्वाला से जलते हैं जबकि कुछ नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कैंडल्स बर्न्स विद अ फ्लेम, जब हम मोमबत्ती को जलाएंगे तो फ्लेम के साथ वो जलेगी, फ्लेम यानी लौ के साथ जलेगी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है साइड में। वेयर कोल डज नॉट, जबकि कोयला को अगर आप जलाएंगे, आपने देखा भी होगा जलते हुए, जो भुट्टा वगैरह आपने सेकते हुए देखा होगा भुट्टे को, तो कोयले पे करते हैं। प्रेस को आपने कभी देखा होगा, तो प्रेस, लोहे की प्रेस जो होती है, कभी कराई होगी आपने, तो कोयला उसमें पड़ा रहता है। तो क्या होता है, उसमें फ्लेम के साथ वो बर्न नहीं होता है, कंबस्टन नहीं होता है उसका। तो मोमबत्ती लौ के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं जलता। कंबस्टन एंड इट्स टाइप्स, कंबस्टन क्या है और इसके टाइप्स क्या है, ये सब हम जानेंगे। व्हाट इज कंबस्टन, दहन क्या है, दहन यानी किसी भी चीज़ का जलना, एक केमिकल प्रोसेस होता है, या केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबस्टन। कंबस्टन एक केमिकल प्रोसेस है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, जो कि हमें हीट प्रोड्यूस करता है। जलता कैसे है, केमिकल रिएक्शन है एक तरह का, जो कि क्या होता है, ऑक्सीजन में रिएक्ट करके जो है जलता है। द बर्निंग ऑफ वुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंबस्टन, लकड़ी का जलना कंबस्टन का एक एग्जाम्पल है। जैसे कि एक साइड में आपको स्टिक दिख रही है, मैच स्टिक, वो भी वुड की होती है, वो जल रही है एक तरह से, वो भी क्या है, कंबस्टन का जो एग्जाम्पल है। और सिर्फ जलती कैसे, विद फ्लेम जलती है। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश छोड़ता है, वह दहन कहलाती है। लकड़ी जलाना दहन का एक उदाहरण है। अब देखिए, कंबस्टन करने के लिए हमें 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहला है फ्यूल, ठीक है, ईंधन। दूसरा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। अगर इन तीनों में से हम किसी भी एक चीज़ को हम जो गायब कर दें, तो आग पर जो है कंट्रोल किया जा सकता है, फायर को जो कंट्रोल किया जा सकता है। मान लो आग लग रही है, आप ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दीजिए, ठीक है, या फिर जो बढ़ती हुई आग बहुत तेज जल रही है, आप उस आग को रोक लीजिए, या फिर जिस फ्यूल की वजह से आग लग रही है, आप उस फ्यूल पर कंट्रोल कर लें। तो इन तीनों में से किसी पे भी अगर आप कंट्रोल कर लेंगे, तो आग जो है बुझ जाएगी आराम से। कंबस्टन प्रोसेस को हम रोक सकते हैं, तो याद रखिएगा। आगे हम चलेंगे कंबस्टन इट्स टाइप में। व्हाट इज कंबस्टन देखा, एक और बार दोबारा से दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट का प्रोड्यूस होना, और लाइट जो है, हीट जलती हुई क्या देती है, प्रोड्यूस करती है, लाइट देती है। साथ ही साथ द बर्निंग ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो कि प्रोसेस करते हैं और जो हीट प्रोड्यूस करते हैं। बर्निंग ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड कंबस्टन। कंबस्टिबल सब्सटेंस वो होते हैं जो कि कंबस्टन में प्रोसेस में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम वंस टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। जैसे कि आप मैग्नीशियम की एक रिबन लीजिए, ठीक है, उसे किसी से पकड़ लीजिए, और जैसे आप उसे जलाएंगे तो आप देखेंगे फुलझड़ी की तरह वाइट 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 फ्लेम, डेजलिंग फ्लेम जो उस पर आपको दिखाई देगी, जैसे कि फुलझड़ी जलती है। तो दहन क्या है, वायु की उपस्थिति में किसी ज्वलनशील पदार्थ को जलाने को ऊष्मा का प्रकाश उत्पन्न कहते हैं कि प्रक्रिया दहन कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम को आप जलाएं और आप क्या देखेंगे, उसमें एक चमकदार सफ़ेद लौ और बड़ी मात्रा में ऊष्मा
पैदा हो रही होगी। इसमें एक सफ़ेद लौ आपको दिखाई देगी, मैग्नीशियम रिबन को अगर आप जलाएंगे तो वो भी क्या है, कंबस्टन का क्या है, एग्जाम्पल है। कंबस्टन इन इस टाइप में आगे देखेंगे दो तरह के कंबस्टन दिए गए हैं, कंबस्टिबल और एक नॉन कंबस्टिबल। जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं वो कंबस्टन में प्रोसेस में हेल्प करते हैं, नॉन कंबस्टिबल नहीं करते। सब्सटेंस विच इज़ इजीली कैच फायर, जो कि बहुत ही आसानी से जो आग को कैच कर ले, वो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, सच एज पेपर हो गया, कोल हो गया एंड वुड, कागज़ हो गया, कोल लकड़ी हो गया और क्या हो गया, कोयला हो गया। ये आसानी से जो है क्या हो, आग को पकड़ लेते हैं। जो पदार्थ आसानी से आग पकड़ लेते हैं वे दहनशील पदार्थ होते हैं, जैसे कागज़, कोयला और लकड़ी। सब्सटेंस विच डू नॉट कैच फायर, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि इजीली जो है कैच फायर नहीं करते, आग को नहीं पकड़ते। रैपिडली नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, जब भी पकड़ते ही नहीं हैं बिल्कुल, सच एज जैसे कि सैंड हो गया, वाटर हो गया और ग्लास, कांच हो गया, सैंड हो गया मिट्टी, स्टोन हो गया और क्या हो गया, ग्लास हो गया, कांच हो गया। ये आग नहीं पकड़ते। मैं एक किसी गिलास को लूँ, उसमें आग लगाऊँ, लग जाएगी? नहीं लगेगी। अरे मैं पत्थर को लूँ, पत्थर में आग लगाऊँ, लग जाएगी? नहीं लगेगी। हाँ, वो स्टोन अगर कोल टाइप का है तो लग जाएगी, लेकिन खाली पत्थर पे अगर लेंगे तो उसमें आग नहीं लगेगी। इसी तरह से सैंड दे रखी है, इसलिए इनका यूज़ करते हैं हम आग को बुझाने में। आप सैंड का यूज़ करते हैं, देखा होगा, बालू रखी रहती है, मिट्टी का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, वाटर का यूज़ करते हैं। वो तरीका अलग अलग है, कहाँ किस तरह से आग लगी हो, किस तरह से हमें बुझाना है। हर जगह हम पानी से जो है नहीं बुझा सकते। मान लीजिए लाइट से अगर आग लगी है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो हम पानी से तो नहीं बुझा सकते, वहाँ सैंड काम आएगी। तो वो अलग अलग प्रोसेस है, कहाँ किसको जो किस चीज़ से बुझाना है। तो अभी हम देख रहे हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस वो होते हैं जो कि ज्वलनशील नहीं होते, आग नहीं पकड़ते। जो पदार्थ आसानी से आग नहीं पकड़ते या बिल्कुल नहीं पकड़ते, वे गैर दहनशील पदार्थ होते हैं, जैसे कि रेत हो गया, पानी हो गया और साथ साथ जो है कांच हो गया। जैसे कि स्लाइड में आप देख रखे, सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक कंबस्टिबल और एक नॉन कंबस्टिबल। कंबस्टिबल के एग्जांपल है वुड हो गया, पेपर हो गया, केरोसिन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ऑयल हो गया, चारकोल हो गया, पेट्रोलियम। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे फ्यूल होते हैं, ऐसे कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं जो कि आग पकड़ लेते हैं आसानी से। हाँ, वो बात अलग है कौन सा फ्लेम जो प्रोड्यूस करेगा, कौन सा नहीं करेगा, वो चीज़ अलग रही। लेकिन आग पकड़ना और ना पकड़ना, इसको दो पार्ट में हमने बांटा गया। कंबस्टन प्रोसेस में कौन कौन हेल्प करता है, तो जो हेल्प करते हैं वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, और जो नहीं करेगा वो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है। नॉन कंबस्टिबल में आयरन हो गया, लोहा हो गया, आयरन नेल्स हो गए, स्टोन पीस, पत्थर के टुकड़े हो गए, ग्लास हो गए, ये सारे जो है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं। अब इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, देखिए, सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। कंबस्टन अगर प्रोसेस हमें करना है, केमिकल प्रोसेस को, तो तीन चीज़ जरूरी थी, मैंने बताया था। सबसे पहला है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर बहुत ज़रूरी है। विदाउट एयर द फायर कैन नॉट वर्क। विदाउट एयर द फायर कैन नॉट बर्न, यानी कि एयर का मतलब है विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो जो है आग नहीं जल सकती है। तो आ सब्सटेंस विच हेल्प्स इन द कंबस्टन इज कॉल्ड सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। वो सब्सटेंस जो सपोर्ट करते हैं कंबस्टन में हेल्प करने में, वो कंबस्टन सब्सटेंस हैं। दे कैन शो डैट, आप देख सकते हैं इसमें नेसेसरी कंबस्टन में परफॉर्मिंग फॉलोइंग एक्टिविटी दिखाई गई है। फिक्स अ लाइट कैंडल ऑन अ टेबल। एक टेबल पे जो है लाइट कैंडल रखी गई है। देखो तीन तरह के इसमें रखी गई है। एक टेबल है, उस पर हमने एक गिलास रखा है, लेकिन उसके नीचे क्या है, पहले बारे में देख सकते हैं, अब स्टिक लगा दी है और ग्लास रखा है, ताकि हल्का सा नीचे क्या रहे, गैप रहे, जिसकी वजह से एयर जो आसानी से आ सके। अच्छा, दूसरे में हमने डायरेक्ट रखा हुआ है, और तीसरे में क्या है, आप देख सकते हैं बिल्कुल कैप्ट कर दिया, बंद कर दिया है। अब जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो पहली जो मोमबत्ती है वो जलती रहेगी, जो ए दे रखी है। क्यों? क्योंकि इसमें से नीचे से एयर पास हो रही है और ऑक्सीजन मिल रही है। कंबस्टन जो प्रोसेस है उसको एयर मिल रही है। दूसरे में और तीसरे में आप देखेंगे उसमें धीरे धीरे जितनी ऑक्सीजन उसके अंदर थी, जब तक कंबस्टन प्रोसेस ने ऑक्सीजन ली तब तक वो जलती रही। जैसी ऑक्सीजन ख़त्म होती रही, कम होती रही, वैसे ही क्या हुआ, वो बुझ गई। तो इस एक्टिविटी में दे रखा है, फिक्स अ लाइट कैंडल ऑन अ टेबल, पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट in on a few wooden blocks in such a way that air can center the chimney. Observe what happens. आप क्या देखेंगे, देख सकते हैं। Now remove the blocks and let the chimney rest of the table. तो वही प्रोसेस मैंने आपको बताया, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में दे रखा है, आप करके देख सकते हैं आराम से एक्सपेरिमेंट को। आपको इससे पता चल जाएगा कि विदाउट ऑक्सीजन द फायर कैन नॉट वर्क। किसी भी इन तीन चीज़ों में से मैंने बताया था आपको, फ्यूल है, हीट है और ऑक्सीजन यानी एयर है। इनमें से तीनों में से अगर हम किसी का भी कट कर देते हैं ना, एक चीज़ का, तो जो आग को जो है बुझ जाएगी। आपको इस एक्टिविटी से पता चल जाएगी हाँ ये बात सही है। देख सकते हैं। नाउ वी कैन कॉन्क्लूड द फिगर। अगर फिगर को आप देखेंगे, ए वाले को, द कैंडल वन फ्रीली
आसानी से कैंडल जल रही है। क्यों? फ्रीली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, क्योंकि वहाँ एयर का प्रेजेंस है। एंटर द चिमनी, चिमनी के नीचे से एंटर कर रही है। वहीं दूसरे में बी में देखेंगे, इन द फिगर बी द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक ड्यू टू द शॉर्टनेस ऑफ एयर। धीरे धीरे एयर की कमी होती रहेगी तो स्मोक जो है ना, स्मोक की वजह से ऑक्सीजन खत्म होगी। एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, और नीचे से चिमनी के नीचे से हवा तो है नहीं, वो ब्लॉक कर दिया पूरी तरह से, तो वो भी बंद हो जाएगी। और सी में देखेंगे, अगर फाइनली देखें, the finally goes the of stop burning because air is not available, so we cannot conclude that air is necessary for burning। तो हम ये पता चल गया इस एक्टिविटी से कि विदाउट एयर द फायर कैन नॉट वर्क। तो बिना हवा के फायर जो है वर्न नहीं हो सकती, बिना ऑक्सीजन के। ये एक्टिविटी आपको समझ में आई होगी। अब जो टॉपिक दे रखा है वो आपका दे रखा है इग्निशन टेम्परेचर। देखिए, इग्निशन टेम्परेचर का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को जलने के लिए एक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। मान लीजिए हमने पानी लिया और पानी को अगर हम बॉयल कर दें गैस पे, अगर हम गैस चलाए ही ना तो वो बॉयल नहीं होगा। जैसे हम गैस चलाएंगे तो धीरे 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 टेम्परेचर हीट का बढ़ेगा और वो बॉयल होने लग जाएगा, यानी उसे किसी न किसी थोड़ी सी टेम्परेचर की ज़रूरत है। ऐसे ही अगर माचिस की तिल्ली अगर रखी हुई है डिब्बी में, तो हम कहें अपने आप जल जाए, नहीं जल सकती जब तक माचिस की स्टिक को हम जो है रब नहीं करेंगे। तो उसके लिए किसी ने एक ऐसे टेम्परेचर की ज़रूरत है जिस टेम्परेचर पे आके वो वर्न होगा, तो उस टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि अगर आयरन को आपको पिघलाना है तो उसका टेम्परेचर अलग होगा। ऐसे पेपर में अगर आग लगानी है तो उसका टेम्परेचर अलग होगा। लकड़ी में अगर आपको आग लगानी है, वर्न करना है, कंबस्टन प्रोसेस करना है, केमिकल प्रोसेस कंबस्टन का, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर अलग होगा। तो उसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर, कि किस टेम्परेचर पे आके वो सब्सटेंस, वो फ्यूल्स जो है क्या होगा, कंबस्ट होना शुरू होगा, जलना शुरू होगा, तो उसी को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, इग्निशन तापमान कहते हैं। बिफोर अ सब्सटेंस कैचेस फायर एंड स्टार्ट बर्न, it must be heated a certain minimum temperature while supplying of heat. The lowest temperature which a substance catches fire and starts burning is called ignition temperature. Example, pieces of paper does not burn at room temperature. अगर कुछ कागज़ के टुकड़े हम लें ऐसे करके और रख दें प्लेट में करके और कहें ये जल जाएगा कमरे में रख के, नहीं जल सकता, बिकॉज इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज मेजर हाइगर देन द रूम टेम्परेचर। क्योंकि अभी पेपर का जो टेम्परेचर है ना, वो रूम टेम्परेचर से जो है क्या है, हाइगर है। लेकिन इससे पहले कि इग्निशन तापमान हिंदी में, इससे पहले कि कोई पदार्थ आप पकड़ ले और जलने लगे, उसे ऊष्मा देकर एक निश्चित न्यूनतम तापमान तक गर्म करना चाहिए। ये न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है, ऐसा तापमान जिस तापमान पे आके क्या होता है, पदार्थ आग पकड़ लेता है, उसका ज्वलन तापमान कहा जाता है। जैसे कागज़ का एक टुकड़ा कमरे के तापमान पर नहीं जला, जैसे कागज़ का एक टुकड़ा कमरे के तापमान पर नहीं जलता क्योंकि इसका ज्वलन तापमान कमरे के तापमान से बहुत कम है। तो ये आप समझ सकते हैं इग्निशन टेम्परेचर के बारे में, आप समझे। अब आपको दे रखा है हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक, माचिस के बारे में पढ़ते हैं। वैसे शायद एनसीईआरटी में शायद ये टॉपिक नहीं है, लेकिन क्या है ना, कुछ प्राइवेट बुक्स में है, तो मैंने सारा कंटेंट आपको जो प्रोवाइड करा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो अगर कोई पूछे भी तो। और नॉलेज के तौर पर आप पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपसे हाथ जोड़कर मेरा इतना अनुरोध है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिसको बाकी में इन वीडियोस की ज़रूरत है, जिसके पास स्टडी मटेरियल कम है या फिर इतना मनी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि बाहर जाके कोचिंग्स ले सकें, तो उन तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी इंजॉय कर लेंगे स्टडी को और गेन कर लेंगे कुछ नॉलेज को। शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आप भी बांटिए। द हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक, माचिस की तीली का इतिहास। द हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक इज़ वेरी ओल्ड। मोर देन 5000 ईयर एगो स्मॉल पीसेज ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर, छोटी छोटी जो स्टिक्स होती हैं पाइन वुड की, उन्हें जो है सल्फर में डिप्ड किया गया। वर यूज्ड एज मैचेस इन एंशिएंट इजिप्ट, एंशिएंट इजिप्ट में ऐसे करके माचिस क्या होती थी, यूज़ की जाती थी। लकड़ी के छोटे छोटे पीस करके सल्फर में जो है डबो लेते थे। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स है। वो जो अभी आप मैच स्टिक देख रहे हैं वो अभी 200 साल पुरानी ही मैच स्टिक्स हैं। अ मिक्सचर ऑफ क्या है, एंटीमोनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस विथ सम ग्लू, कुछ ग्लू के साथ, एंड स्टार्च वॉज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ द मैच मेड ऑफ सुटेबल बोर्ड, अच्छे से वुड को देख के बनाई जाती है। व्हेन स्टक अगेंस्ट अ रफ सरफेस वाइट फॉस्फोरस गॉट इग्निटेड ड्यू टू द हीट, जैसे ही उसको रफ सरफेस पे हम जो है क्या करते हैं, रब करते हैं, एक वाइट फॉस्फोरस से इग्निट हो जाता है टू द हीट एंड फ्रिक्शन।
हीट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी कि रगड़ते हैं तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी दो सब्जेक्ट को हम रब करेंगे तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी। फ्रिक्शन दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ मैच, तो जिसकी वजह से मैच स्टिक जो है जल जाती है। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 साल पहले से भी प्राचीन मिस्र में देवदार की लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों में सल्फर डुबोकर माचिस की तरह इस्तेमाल किया जाता था। आधुनिक सेफ्टी माचिस मैच का विकास लगभग 200 साल पहले ही हुआ था। उपयुक्त लकड़ी से बने माचिस के सिर पर कुछ गोंद और स्टार्च के साथ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और सफ़ेद फास्फोरस का मिश्रण लगाया जाता है। जब किसी खुरदरी सतह से टकराया गया तो घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से उसमें सफ़ेद फास्फोरस प्रज्वलित हो गया, इसे माचिस जलने लगी। इससे क्या हुआ, माचिस जो है जलने लगी। आगे देखें, However, white phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in the manufacturing of matches and for the user. कहा जाता है फॉस्फोरस दोनों ही लोगों के लिए डेंजर होता है, जो बनाते हैं और जो यूज़ करते हैं। These days the heat of safety match contains only antimony trisulfide, इसीलिए इस टाइम जो है सिर्फ और सिर्फ एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट को यूज़ किया जा रहा है मैच स्टिक्स में। द रबिंग सरफेस हैज़ पावर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस, और जो रफ सरफेस होता है मैच स्टिक बॉक्स पे, उस पर जो रेड फॉस्फोरस और जो है पावर्ड ग्लास जो है कोटिंग होती है, विच इज़ मच लेस डेंजरस, जो कि कम डेंजर है आज के उसमें। व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस एंड सम रेड फॉस्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस, दिस इमीडिएटली रिएक्ट्स विद पोटेशियम क्लोरेट इन द। हालांकि सफ़ेद फास्फोरस माचिस के निर्माण में शामिल श्रमिकों और उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए खतरनाक साबित हुआ। जो कुछ एक्सीडेंट्स हुए मैच स्टिक की वजह से, इस वजह से जो कुछ चेंजेस लाए इसमें। आज का सुरक्षा माचिस के सिरे पे जो मैच स्टिक जो हेड होता है, केवल एंटीमनी ट्राइसल्फेट पोटेशियम क्लोरेट का ही जो है घोल लगाते हैं। रगड़ने वाली सतह होती है, उस पर कांच का पाउडर और थोड़ा सा लाल सल्फेट जो है लाल फॉस्फोरस लगाया जाता है, जो बहुत कम खतरनाक होता है। जबकि माचिस को रगड़ने वाली सतह पर मारा जाता है, उस पर माचिस को जैसे हम ऐसे रब करते हैं तो लाल फॉस्फोरस सफ़ेद फॉस्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। जो उसमें फॉस्फोरस लगा रहता है लाल वाला मैच स्टिक्स में, वो जो वाइट फॉस्फोरस में बदल जाता है, उसको आपस में रिएक्ट होके ये तुरंत पोटेशियम क्लोरेट के साथ प्रतिक्रिया कर लेता है। तो मैच स्टिक में जो पोटेशियम क्लोरेट लग रहा है वो रेड फॉस्फोरस जो उस पर क्या कर लेता है, आपस में रिएक्ट कर लेता है। Matchsticks had to produce enough heat to ignite antimony trisulfide and start the combustion. जो मैचिस का हेड है उसमें इतना सफिशिएंट वो होता है जिसकी वजह से वो बर्न कर सकती है, कंबस्ट कर सकती है। माचिस की तिल्ली का स्थिर सिर एंटीमनी ट्राइसल्फेट को प्रज्वलित करने और दहन शुरू करने के लिए पर्याप्त गर्मी पैदा करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस किन्हें कहते हैं? द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन पॉइंट, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, एंड कैन कैच फायर वेरी इजीली, और बड़े ही आसानी से जो आग को पकड़ लेते हैं। विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, और किसके साथ? फ्लेम के साथ, यानी ज्योति लॉ के साथ जो है एस कंबस्ट होगा, आग लगेगी, बर्न होंगे, केमिकल रिएक्शन होगा, लेकिन फ्लेम के साथ होगा, बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। ज्वलनशील पदार्थ वे पदार्थ जिनका ज्वलन बिंदु बहुत कम होता है, जिसका इग्निशन टेम्परेचर जितना कम होगा वो जितनी जल्दी आग पकड़ेगी, और ज्वाला के साथ बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। याद रखिएगा इसको। अब इसमें अगली स्लाइड में आपको दे रखा वर्किंग ऑफ मैच स्टिक, यानी कि आग यानी माचिस जो है किस तरह से वर्क करती है। देखिए, द मेन कंपोनेंट ऑफ द बल्ब ऑफ अ मैच स्टिक इज रेड फॉस्फोरस। मेन जो है ना इसमें वो है रेड फॉस्फोरस, जो कि मैच स्टिक के बॉक्स पे जो है लगा रहता है। विच टर्न्स इनटू वाइट फॉस्फोरस ऑन हीटिंग, जब हम उसे रफ करते हैं तो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। माचिस की तिल्ली के बल्ब का मुख्य घटक जो है लाल फॉस्फोरस होता है, जो गर्म करने पर सफ़ेद फॉस्फोरस में बदल जाता है। वाइट फॉस्फोरस स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट देयरबाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द वुडन स्टेम ऑफ द इग्निशन पॉइंट एंड द मैच स्टिक स्टार्ट्स बर्निंग। सफ़ेद फॉस्फोरस स्वतः ही प्रज्वलित हो जाता है, जिससे लकड़ी के तने का तापमान ज्वलन बिंदु तक बढ़ जाता है और माचिस जलने लगती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, सारा आपको दे रखा है किस तरह से फ्रिक्शन किसे कहते हैं। जब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होगी, दो ऑब्जेक्ट जब करेंगे इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में बदल जाता है, दे रखा है इसमें साइड में। हल्का हल्का इस पर पाउडर का ग्लास पाउडर का जो
जो होती है कोटिंग होती है, और उस पर आपको हेड पे मैंने बता दिया क्या क्या होता है। इसमें रिवीजन के लिए एक और बार मैंने जो इग्निशन टेम्परेचर, काइंडली टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर दूसरा नाम काइंडली टेम्परेचर, दोनों को मैंने डाल दिया है, पहले ऊपर पढ़ चुके हैं वही चीज़ है। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इट्स कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसका ज्वलन तापमान कहा जाता है। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर कितना होता है मैच स्टिक्स में जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस पे वो जो है बर्न कर देता है। सो अनलेस फॉस्फोरस इज हीटेड 35 डिग्री इट विल नॉट कैच फायर। जब तक 35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नहीं आएगा वो क्या है, आग नहीं पकड़ेगी। हाउएवर इट्स टेम्परेचर ऑफ एयर इज 35 डिग्री और मोर फॉस्फोरस विल बी कैच फायर विदाउट हीटिंग। हालांकि यदि हवा का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या अधिक है तो फॉस्फोरस बिना गर्म किए ही आग पकड़ लेता है। देखिए कोई भी प्रोडक्ट का रखा हुआ उस, और अगर वो उससे आप जो है क्या है ना, आग मत लगाइए उसमें। अगर टेम्परेचर उसके लेवल का आ गया है या उससे ऊपर आ गया, कोई भी फ्यूल हो, तो वो अपने आप ही आग पकड़ लेता है। जैसे कि आपने जंगल वगैरह में देखा होगा, लीव्स होती हैं, ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियाँ जो होती हैं, वो उसका टेम्परेचर ऐसा हो जाता है कि वो जो है आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही बर्न हो उठती है, क्योंकि उनके टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर उस लेवल का है या उससे ऊपर जा चुका है, तो वो अपने आप ही बर्न होने लग जाती हैं। तो उसमें जो है ना हमें हीट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इग्निशन टेम्परेचर, डिफरेंट मटेरियल, विभिन्न सामग्रियों का ज्वलन तापमान दे रखा है। देखिए मटेरियल दे रखा है एक तरफ इग्निशन टेम्परेचर दे रखा है, कौन सा कितने टेम्परेचर पे जो बर्न होना शुरू हो जाता है, कंबस्ट होना शुरू हो जाता है। वाइट फॉस्फोरस, सफ़ेद फॉस्फोरस का दे रखा है 35 डिग्री सेल्सियस पे, पेट्रोल 246 डिग्री सेल्सियस पे, कैरोसिन मिट्टी का तेल 220 डिग्री सेल्सियस पे, डीजल 210 डिग्री सेल्सियस पे, लकड़ी 300 डिग्री सेल्सियस पे, कोल कोयला जो होता है 454 डिग्री सेल्सियस पे, पीस ऑफ पेपर कागज़ का टुकड़ा 233 डिग्री सेल्सियस पे। देखिए ये पूछने को नहीं आते हैं, लेकिन जो है दे रखा है तो मैंने आपको बता दिया है, आप बस याद रखिएगा इस चीज़ को। हो सकता है प्राइवेट बुक्स में, एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत अलग अलग नंबरिंग फिगर में नंबरिंग हो, तो आप जो परेशान ना होइएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है, हमें बस इतना पढ़ना है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस अभी हमने हिंट में पढ़ा वहाँ पे, अब इसे थोड़ा सा डीपली देखते हैं। ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच है वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, जो आसानी से जल जाते हैं, आसानी से फायर को कैच कर लेते हैं, तो इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि पेट्रोल हो गया, एल्कोहल हो गया, एलपीजी हो गया, एक्सेट्रा हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। वह पदार्थ जिनका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ आसानी से आप पकड़ ले सकते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, एल्कोहल हो गया, एलपीजी हो गया आदि, ज्वलन तापमान इनका कम होता है, इसलिए जो है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस इन जनरली लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। कितना कम होता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का? इनका इतना कम होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। सारे सब्सटेंस, जितने भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होंगे, सबका जो इग्निशन टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। एक्सेस सप्लाई ऑफ सपोर्टर कंबस्टन लीड्स टू कंप्लीट कंबस्टन। अगर इन ढंग से सपोर्ट मिल जाए, सप्लाई मिल जाए, तो ये कंप्लीट कंबस्टन हो सकते हैं। कंप्लीट कंबस्टन वगैरह पूरी तरह से जल जाएंगे। ज्वलनशील पदार्थों को का ज्वलन तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। दहन सहायक की अधिक आपूर्ति से पूर्ण दहन होता है। कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्टन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, पहले बता दिया था तीन टॉपिक्स को इनके लिए ज़रूरी है: ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। फ्यूल जरूरी है, जो ये फ्यूल रखा है तो बिना ऑक्सीजन के आग लग जाएगी नहीं, और ऑक्सीजन होगा तो हीट प्रोड्यूस तो होगी और उसके साथ लाइट प्रोड्यूस होगी। ये तीन चीज़ें हैं, इनमें से अगर किसी को भी आप एब्सेंस कर दें तो हीट जो है प्रोड्यूस नहीं हो सकती, यानी आग नहीं लग सकती, कंबस्टन प्रोसेस नहीं होगा। तो इन तीनों की ज़रूरत है। देयर मस्ट बी अ कंबस्टन सब्सटेंस, देयर मस्ट बी अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर, द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल शुड बी अबव इट्स इग्निशन टेम्परेचर। किसी भी फ्यूल का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, फिर उससे ऊपर होना चाहिए तो आग लगेगी, या फिर जो ऑक्सीजन की इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कंडीशन है नेसेसरी। एक तो इग्निशन टेम्परेचर की कंडीशन नेसेसरी है, और दूसरी इसमें आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की जो है, ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। देखते हैं सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के क्या क्या सोर्स हैं? सौर ऊर्जा का स्रोत। सन नाइदर यूज कन्वेंशनेबल मटेरियल नॉट डज इट यूज ऑक्सीजन ऑफ और एयर एज सपोर्टेड कंबस्टन। सूरज को जो है ना तो किसी कंबस्टिबल मटेरियल की ज़रूरत है और ना ही ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सूर्य ना तो पारंपरिक दहनशील सामग्रियों को उपयोग करता है और ना ही समर्थित दहन के रूप में ऑक्सीजन या हवा का उपयोग करता है। वो तो हर समय जो जलता रहता है। द 98% मास ऑफ सन इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन का बना हुआ है।
विच इज़ एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर है वहाँ पर। एट हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज्ड इन वन अनदर, इसकी वजह से हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई हाइड्रोजन की वजह से, हाई एटम्स की वजह से वो आपस में जो है टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से हीलियम एटम्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आग जो है वहाँ कंबस्टन जो है काम करता है एक तरह से। इस उच्च तापमान पर हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर हीलियम परमाणु जो है बनाते हैं। एक दूसरे से हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं, बन के क्या होता है, हीलियम एटम्स को जो है बनाते हैं, जिसकी वजह से वर्क करता है। टाइप्स ऑफ कंबस्टन, जब आग लगती है यानी बर्न हो रही है, अगर कोई भी फ्यूल बर्न हो रहा है, कंबस्ट हो रहा है, केमिकल प्रोसेस हो रहा है, तो उसे 3 पार्ट में हमने जो बांटा है। कौन कौन से, कहीं कहीं इसमें 3 पार्ट में दे रखा है, प्राइवेट रूप में कहीं कहीं 4 पार्ट में दे रखा है, तो मैंने आपको डाल दिया। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंबस्टन, दहन 4 प्रकार से होते हैं। स्लो कंबस्टन, बहुत धीरे जलना किसी भी चीज़ का, धीमा दहन। रैपिड कंबस्टन, धीमा दहन, बहुत धीरे धीरे जलना, आराम से जलना किसी भी चीज़ का। रैपिड कंबस्टन, तीव्र, बहुत तेज़ी से जलना। स्पॉन्टेनियस कंबस्टन यानी कि स्वयं में जल उठना, अचानक से जल उठना, यानी बहुत तेज़ी से जो है जल उठना। एक्सप्लोसिव कंबस्टन यानी विस्फोट के साथ जो है जलना, एक्सप्लोजन के साथ जलना। अब हम इसमें देखेंगे स्लो कंबस्टन यानी धीमा दहन जो दे रखा है मैंने, कंबस्टिबल मटेरियल वन एट स्लो मॉडरेट रेट, इट इज कॉल्ड अ स्लो कंबस्टन, जो सेम स्पीड पे आराम से मॉडरेटली जलता रहता है। जब कोई ज्वलनशील पदार्थ धीमी या मध्यम दर से जलता है तो उसे धीमा दहन कहा जाता है। ड्यूरिंग स्लो कंबस्टन देयर इज नो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, आराम से जो है एयर उसे मिलती रहती है, द कंबस्टन इज नेवर कंप्लीटेड। ड्यूरिंग स्लो कंबस्टन, जब कंबस्टन स्लो होता है, देयर इज नॉट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, तो उसे सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर नहीं मिल पाती, इस वजह से वो धीमे जलता है। दस कंबस्टन इज नेवर कंप्लीट एंड एज अ रिजल्ट मोर हार्मफुल गैसेस आर फॉर्म, इसलिए जो है वो पूरी तरह से नहीं जल पाता, कंप्लीट कंबस्टन नहीं हो पाता, इसलिए उसमें हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं। धीमी गति से दहन करने के दौरान हवा की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होती है, इस प्रकार दहन कभी पूरा नहीं होता और परिणाम स्वरूप अधिक या हानिकारक गैसें बनती हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं काऊ डंग केक्स, जो कि गाय या भैंस के कंडे जो होते हैं उनमें जो कंबस्टन होता है, वो जो जलते हैं वो पूरी तरह से बहुत धीरे धीरे आपने दे रखा होगा, कोयल जो कंडे होते हैं वो धीरे धीरे आप पकड़ते हैं, जलते हैं और कहीं कहीं वो रह भी जाते हैं। जैसे वुड हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी को आप जला दो, वो धीरे धीरे धुआं देते हुए जलती रहेगी, धुआं देते हुए जलती रहेगी, धीरे धीरे उसमें क्या होता है, एयर सप्लाई थोड़ा कम मिलता है। केरोसिन ऑयल लैम्प, केरोसिन का ऑयल, जो केरोसिन की से हम जो लालटेन जलाते हैं घर में पहले जलाया करते थे, उसमें तो एयर ऑक्सीजन की थोड़ी सप्लाई कम होती है, वो धीरे धीरे जो जलते हैं, इसकी वजह से वो इनकम्प्लीट कंबस्टन होते हैं। अब है हमारा रैपिड कंबस्टन। रैपिड कंबस्टन का मतलब होता है तीव्र दहन, तेजी से जलना। व्हेन अ कंबस्टिबल मटेरियल जनरली गैस वंस रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, तेजी से जलते हैं और हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इट इज कॉल्ड अ रैपिड कंबस्टन। एग्जांपल के हमारे घर में जो एलपीजी होती है, सीएनजी होते हैं, मैग्नीशियम रिबन को आप जला के देख सकते हैं, मैच स्टिक माचिस को आप जला के देख सकते हैं, या फिर ड्राई ग्रास जो सूखी घास जो होती है उसे जला के देख सकते हैं, बड़ी ही तेजी से जो आग जल पकड़ लेती है और जलने लग जाती हैं। जब कोई दहनशील पदार्थ, आमतौर पर गैस, तेजी से जलकर गर्मी और प्रकाश पैदा करते हैं तो उसे तीव्र दहन कहा जाता है, जैसे कि एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, मैग्नीशियम रिबन हो गया, माचिस की तिल्ली हो गई, सूखी घास हो गई। ड्यूरिंग रैपिड कंबस्टन के दौरान हवा की पर्याप्त आपूर्ति होती है और इसलिए पूरा हो जाता है। इसमें आसानी से हमें एयर सप्लाई मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए क्या होता है, कंप्लीट कंबस्टन कहते हैं। याद रखिएगा, स्लो कंबस्टन जो है कंप्लीट कंबस्टन नहीं होता, रैपिड कंबस्टन कंप्लीट कंबस्टन होता है। स्पॉन्टेनियस कंबस्टन का मतलब ये होता है अचानक से जल उठना, स्वयं में अपना जलना उठना, इतना टेम्परेचर अचानक से मिल जाता है ना, वो अपने आप जल उठते हैं। जैसे कि द कंबस्टन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज इज कॉल्ड, किसी बिना किसी सपोर्ट के। स्पॉन्टेनियस कंबस्टन दैट occurs without the aid of any external heat is known as spontaneous combustion। वह दहन जिसमें कोई पदार्थ बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक ही आग की लपटों में बदल जाता है, स्वतः स्फूर्त दहन कहलाता है। जो दहन किसी बाहरी ताप की सहायता से बिना होता है, किसी बाहरी ताप की सहायता के बिना होता है और उसे स्वतः ही जो है दहन होने लग जाता है, स्वतः ही जल उठता है। When a small piece of phosphorus और सोडियम is kept in air, अब थोड़े से आप स्मॉल क्या करें, पीस फॉस्फोरस के और क्या कहते हैं सोडियम के लेंगे, इन केप्ट एयर, और उसे हवा में ऐसे ही रख देंगे आप, तो आप देखेंगे जैसे रूम टेम्परेचर पे आके वो अपने आप ही बस्ट होगा, अपने आप ही जलने लग जाता है।
जब फास्फोरस या सोडियम एक छोटा टुकड़ा कुछ देर के लिए हवा में आप रख दें तो वह अचानक आग की ओर क्या होता है, लपट जो है छूट जाती है, उसकी जलने लगता है। आपने देखा होगा, आपके अगर कभी ये ढोंगी बाबा वगैरह आते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे करके लेते हैं, वो करते हैं और आपके ऊपर उतारेंगे, हाथ में फास्फोरस और वो होता है, चावल वावल में मिला लेते हैं और आपने देखा होगा ऐसे करके करते हैं। जैसे ऐसे रखेंगे उसे तो क्या होता है, हवा में आके अचानक जो जलने लग जाता है और आपको लगता है कि अरे ये क्या जहाँ में है, या कोई नेगेटिव जो है क्या है, कुछ हमारे यहाँ नेगेटिविटी वगैरह है, तो हम डर जाते हैं। तो साइंस से हर जगह आप जो इन चीज़ों में जो अगर विश्वास करते हैं तो ज़रा ध्यान से विश्वास किया कीजिए। These material initially from their oxides and produce heat energy which increase the temperature above initial temperature and they suddenly burns it into flames। अचानक से वो क्या हो, फ्लेम में जलने लग जाते हैं। आपने साइड में दे रखा होगा, देखिए ये सामग्री शुरू में अपने ऑक्साइड बनाती है। पहले तो शुरुआत में रूम टेम्परेचर से उसमें जो एयर होती है उससे ऑक्साइड बनाती है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे तापमान ज्वलन तापमान में से ऊपर बढ़ जाता है। इसकी वजह से इनिशियल टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है और वो अपने आप ही अचानक आग बंद में बदल जाती है। फॉरेस्ट फायर और ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, जैसे कि आपको मैंने बताया ड्राई लीव्स की वजह से फॉरेस्ट में अचानक से आग लग जाना, वो भी स्पॉन्टेनियस कंबस्टन का एक एग्जांपल है। बिकॉज देयर इज कंबस्टिबल मटेरियल, क्योंकि वहाँ कंबस्टिबल मटेरियल तो है लेकिन उसे हम जो है क्या कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। अ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन एंड द राइट इग्निशन टेम्परेचर, वो इग्निशन टेम्परेचर की वजह से जो क्या होता है अपने आप ही जलते हैं, वहाँ कोई जलाने नहीं जाता है। जंगल की आग भी स्वतः स्फूर्त दहन की परिणाम है, क्योंकि इसमें एक ज्वलनशील पदार्थ दहन का समर्थक और इसमें एक ज्वलनशील पदार्थ दहन का समर्थक और सही जलन तापमान होता है। अब हम देखेंगे इसमें एक्सप्लोजिव कंबस्टन क्या होता है। एक्सप्लोजिव कंबस्टन हम पढ़ेंगे। एक्सप्लोजिव कंबस्टन विस्फोटक दहन, यानी कि दीपावली वगैरह पे आपने देखा होगा पटाखे जलते हुए देखा होगा, अचानक से फट के जो क्या होता है पटाखे जलते हैं, जैसे कि सूतली बम हो गया, बाल्टी बम हो गया, आकाश में आप रॉकेट देखा होगा जाता है, तो इस तरह से एक्सप्लोसिव कंबस्टन आपने देखा होगा, चक्री को चलते हुए देखा होगा, क्या होता है फट के वो जो क्या होता है एक्सप्लोजन के साथ जो फटते हैं। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कंबस्शन मटेरियल एंड एयर कंप्लीटली वंस इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, कम समय में अचानक से जल जाना, इज इन सेम क्लोज स्पेस एक्सप्लोजन कंबस्टन टेक्स प्लेस। जब दहनशील पदार्थ और हवा का मिश्रण एक ही बंद स्थान में बहुत कम समय पूरी तरह से जल जाता है तो इसे विस्फोटक कहा जाता है। जब दहनशील पदार्थ जो होते हैं हवा का मिश्रण अचानक से हो जाए, पैक्ड हो और अचानक से जो क्या होता है उसमें कंबशन प्रोसेस हो जाता है। मेरा सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्ट इज लाइब्रेटेड इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ क्रैकर्स हो गए, शॉट ऑफ गन बंदूक का चलाना एक्सेट्रा। परमाणु जो है चेक जो करते हैं, न्यूक्लियर वगैरह बम जो चेक करते हैं उसको जो है वो भी एक एक्सप्लोजन है, कंबस्टन। जब अचानक प्रतिक्रिया के साथ ऊष्मा प्रकाश का विकास होता है और प्रतिक्रिया बनने वाली बड़ी मात्रा में गैस मुक्त होती है तो उसे विस्फोटक कहा जाता है। अचानक से ऐसे ब्लास्ट हो जाता है तो उसे एक्सप्लोजन कहा जाता है। पटाखे का फोड़ना, बंदूक से गोली चलना, ये सब क्या है, एक्सप्लोसिव के एग्जाम्पल हैं। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। कभी कभी बिना आग लगाई वो पटाखे फट जाते हैं अगर उन पर प्रेशर पड़ जाए तो। पटाखे पर दबाव पड़ने से भी विस्फोट भी हो सकता है। देखिए आपने दे रखा होगा साइड में, देखिए ऑक्सीडेंट है, इग्निशन टेम्परेचर से मिल गया, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ डस्ट है, कॉन्फिडेंट ऑफ डस्ट है, कंबस्टिबल डस्ट है। ड्यूरिंग एक्सप्लोसिव कंबस्टन जनरली देयर इज इंटरनल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर। दहन के दौरान आमतौर पर ऑक्सीजन या हवा आंतरिक आपूर्ति होती है, पूरी तरह से उन्हें हवा मिल जाती है, उनका इग्निशन टेम्परेचर सही होता है तो उस पर प्रेशर पड़ने पर वो अपने आप ही फट जाते हैं। अब इसमें ये टॉपिक है वो है हाउ डू बी कंट्रोल आ फायर। जो कंबस्टेबल हो रहा है उसकी वजह से अगर आग लगती है, कभी कभी आपने देखा होगा कंबस्टन की वजह से, बर्निंग की वजह से आग लग जाती है फायर की वजह से, तो उसको कैसे काबू कर सकें इस चीज़ से पहले हम पढ़ेंगे हम आग पर काबू कैसे पाते हैं। फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल कंबस्टन रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल की वजह से आग लगना, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम क्या कहते हैं, फायर। हाउ लॉन्ग अ फायर लास्ट डिपेंड्स ऑन हाउ मच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर अवेलेबल। फायर डिपेंड करता है कि फ्यूल कितना बचा हुआ है, फ्यूल कितना है और ऑक्सीजन की सप्लाई उसे कितनी मिल रही है। जितनी ज़्यादा फ्यूल होगा, जितनी ज़्यादा उस पर ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही होगी, उतनी ज़्यादा आग बढ़ेगी। आग कितने समय तक रहेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितना ईंधन है और ऑक्सीजन कितनी जो है उपलब्ध है।
अब उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया आपको फायर ट्रायंगल, इन तीनों में से किसी को भी आप रोक दीजिए। अब या तो ऑक्सीजन का सप्लाई रोक दीजिए, या फिर फ्यूल जिसकी वजह से आग लग रही है उसे रोक लीजिए, या फिर बढ़ती हुई आग को आप धीरे धीरे रोक लीजिए। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? फायर ट्रायंगल आपको दे रखा है, साइड में देख रखे हैं। फायर कैसे चल रही है? इन तीनों की वजह से चल रही है, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट की वजह से। फॉर द जनरेशन ऑफ फायर वी नीड 3 थिंग्स टू बी प्रेजेंट। आग लगने के लिए इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। अग्नि उत्पन्न करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, इनकी मौजूदगी की ज़रूरत होती है, ईंधन की या ज्वलन पदार्थ की। सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल कंबस्टिबल मटेरियल, ईंधन के तापमान को इसके ज्वलन तापमान तक बढ़ाने के लिए एक ताप स्रोत है, या फिर उसका इग्निशन टेम्परेचर हम कम कर दें तब भी जो है फायर को हम रोक सकते हैं। अ हीट सोर्स ऑफ रेज टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इनफ ऑक्सीजन टू सस्टेन कंबस्टन, सो इफ वी रिमूव एनी ऑफ दीज रिसोर्सेज द फायर कैन बी कंट्रोल। अगर हम इनमें से किसी भी जो है अगर हम इसमें से किसी भी रिसोर्स को जो है कम कर देते हैं, हटा देते हैं, तो आप जो ऑक्सीजन आप जो है फायर पे कंट्रोल कर सकते हैं। दहन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन, इसलिए यदि हम इनमें से किसी भी एक संसाधन को हटा दें तो आग को काबू किया जा सकता है। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? वी हैव लर्न दैट देयर आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। जैसे कि हमने पढ़ लिया आग किस तरह से लग रही थी। दीज आर फ्यूल कंबस्टिबल सब्सटेंस, एयर और ऑक्सीजन, सपोर्ट ऑफ कंबस्टन, यानी एयर और ऑक्सीजन जो है सपोर्ट करेंगे कंबस्टन को। तो हमने सीखा कि आग पैदा करने के लिए 3 चीज़ आवश्यकता है, दहनशील पदार्थ, फ्यूल, वायु का होना और इग्निशन टेम्परेचर का होना। तो इन तीनों की वजह से आग लगता है। द फायर कैन एक्सटिंग्विश इन 3 वेज, तो 3 तरीके से हम जो है आग को रोक सकते हैं। बाय रिमूविंग द फ्यूल, जिसकी वजह से आग लग रखी है उस पर कंट्रोल पा लें। फ्यूल कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, ईंधन का उठाकर, लेकिन अधिकांश मामलों में ईंधन को खत्म नहीं किया जा सकता। कभी कभी ऐसा होता है इसमें ईंधन को जो है फ्यूल को खत्म नहीं किया जा सकता। यानी पेट्रोल में आग लगी तो पेट्रोल को खत्म करने का मतलब है ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कीजिए आप। बाय रिमूविंग द हीट, गर्मी को दूर करके, और दूसरा बाय कटिंग डाउन ऑफ एयर सप्लाई, वायु आपूर्ति की कटौती करके। इन 3 टाइप से हम जो आग को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें सबसे टिपिकल है ईंधन को जो फ्यूल को रिमूव करना, तो दोनों पे हम जो है जाएंगे। फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, अग्निशासक जो होते हैं, अग्निशामक जो होते हैं, आपने दे रखा होगा, सिलेंडर टाइप होते हैं, स्कूल में या हॉस्पिटल वगैरह में लगे रहते हैं अग्निशासक यंत्र। द सब्सटेंस विच आर यूज टू एक्सटिंग्विश फायर आर नोन एज फायर एक्सटिंग्विशर, जिसे आग रोकने के लिए यूज़ किया जाता है उसे फायर एक्सटिंग्विशन कहते हैं। जैसे कि सैंड हो गया, बालू हो गया, बालू को यूज़ करते हैं फायर में। कहीं के स्कूल में आपने देखा होगा बकेट में, बाल्टियों में जो बालू भर भर के रखा रहता है, उस पर फायर लिखा रहता है, ताकि कहीं भी अब बालू वगैरह आए, कभी आग वगैरह लगे तो हम उन बालू को डाल सकें, मिट्टी को डाल सकें। वाटर हो गया, पानी टैंक में भरे हुए रखे रहते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और वो सिलेंडर टाइप जो होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड इतनी छोड़ी जा सके ताकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है क्या हो, एब्सेंट हो जाए, बंद हो जाए, ऑक्सीजन उन्हें सप्लाई बंद, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देगा। इसकी वजह से आग पर काबू पाया जा सकता है। वे पदार्थ जिनका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है अग्निशासक यंत्र कहलाते हैं, जैसे कि रेत, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसकी वजह से आग को आराम से बुझाया जा सकता है। अब क्या होता है, जब आग लगती है तो धुआं उठता है, उस स्मोक क्या होता है उसको देखते हैं। जब कोई भी सब्सटेंस जो होता है ना पूरी तरह से नहीं जल पाता, तो उसमें से अनवर्न्ड पार्टिकल जो होते हैं वो स्मोक होते हैं। स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड अनवर्न्ड पार्टिकल्स डिस्पर्स इन एयर, या फिर गैस। धुआं गैस वायु में फैले ठोस अजले कण का एक उदाहरण है। धुआं क्या है, जो जल नहीं पाए ठीक तरह से, ठीक है, अनवर्न्ड पार्टिकल्स हैं। द ब्लैक कलर ऑफ द स्मोक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अनवर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन द स्मोक। जो अनवर्न्ड पार्टिकल्स हैं कार्बन के, वो रह गए हैं, इसकी वजह से क्या है, धुआं हो रहा है। धुएं का काला रंग धुएं में बिना जले कार्बन कणों की उपस्थिति का कारण होता है। फायर एक्सटिंग्विशन हम ऊपर पढ़ चुके हैं, अलग से भी दे रखा है, देखिए आग बुझाने का यंत्र। द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशन इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर की सप्लाई को बंद करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ब्रेक डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ, और उसका टेम्परेचर को भी जो है हम लो करने की कोशिश करते हैं, इग्निशन टेम्परेचर से कम करने की कोशिश करते हैं। अग्निशासक यंत्र जो होते हैं कम ईंधन या दोनों का तापमान कम करने के लिए हवाओं की आपूर्ति में कटौती करना का काम करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशन सोडा एसिड, जिसमें से एक कॉमन है सोडा एसिड वाला जो फायर एक्सटिंग्विशन चल रहा है। सबसे आम आग बुझाने के लिए यंत्रों का जो है उसमें यूज़ किया जाता है। वाटर इज द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशन और फॉर वुड और पेपर। अगर लकड़ी की वजह से आग लगी है या पेपर की वजह से आग लगी है तो आप जो है पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर आप आग लगी है आसपास तो आप वहाँ पानी का यूज़ ना करें। वहाँ रेत से काम होगा या फिर आपके फायर एक्सटिंग्विशन हो गए उनसे काम होगा। अचानक से आग
अगर बिजली की वजह से लगी है ना तो पानी डालने ना लग जाए, वरना जो है क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। कंबस्शन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि जब अब कंबस्शन होता है, केमिकल प्रोसेस है कंबस्शन, आग लगना, जब वो प्रोसेस होता है तो फ्यूल जो है ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, रिलीज करते हैं इन द एनवायरनमेंट। इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव ड्यू टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। जैसे कि व्हीकल दे रखा है, ऑटोमोबाइल दे रखा है, जब डीजल जो पेट्रोल फूकता है इंजन के द्वारा तो उसमें से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड है और भी तरह की गैस निकलती हैं। ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर बढ़ा रही है अर्थ का, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि इफेक्ट कर रही है धीरे धीरे। इट हैपेंस ड्यू टू द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स, जो बर्फ के पहाड़ हैं उन्हें पिघला रही हैं टेम्परेचर हाई होने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग है। विच लीड टू द राइज इन द सी, जिसकी वजह से पानी का जो है तापमान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पानी का जो लेवल बढ़ रहा है, जिससे सुनामी और फ्लड आने का चांसेस ज़्यादा हैं। कॉज फ्लड इन द कोस्टल एरिया, अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता और का ग्लोबल वार्मिंग का कारण बना हुआ है। ऐसी पृथ्वी के वायुमंडल की तापमान में वृद्धि हो रही है, इसकी ध्रुवीय ग्लेशियर को पिघलना का कारण बन रहा है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ आने की आशंका ज़्यादा है। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेज सल्फर डाइऑक्साइड, अगर कोल और डीजल आप जो है क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड होगा। इट इज़ एक्सट्रीमली सफोकेटिंग और कोरेसिव गैस, जिसकी वजह से एसिड रेन भी इसका जो है कारण बनती है। कोयला और डीजल की वजह से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये अत्यंत जो है दम घुटने वाली गैस होती है, इसकी वजह से हमें कम जो है फॉसिल फ्यूल्स को जो है यूज़ करना चाहिए। पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन जो है कि गैस जो ऑक्साइड छोड़ती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ती है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर फ्रॉम एसिड्स, जैसे कि मैंने आपका कहा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या होता है, एयर में एयर पार्टिकल्स में जो प्रेजेंस रहते हैं, और जब बारिश वगैरह होती है तो उसके थ्रू सारे नीचे आ जाते हैं, जो कि हमारे ह्यूमंस के लिए, सॉइल के लिए हानिकारक है और एसिड रेन का कारण भी बनते हैं। नाउ यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इज रिप्लेस्ड कंप्रेस्ड, अब बहुत सारी क्या होते हैं विकल्प आ गए हैं, सोलर पैनल आ गए हैं, सोलर एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जियोथर्मल यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रो पावर यूज़ कर रहे हैं, बायोमास यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या रिप्लेसमेंट आ गया है पेट्रोलियम डीजल वगैरह का, नेचुरल गैस हम यूज़ कर रहे हैं, सीएनजी वगैरह आ गई हैं, इसकी वजह से पेट्रोल डीजल कम फूक रहा है। एनवायरनमेंट को हम क्लीन रखने की कोशिश कर रहे हैं, कंबस्टन अगर हो तो जो है एनवायरनमेंट ज़्यादा जो है कंबस्टिबल सब्सटेंस हम कम यूज़ करते हैं, ताकि एनवायरनमेंट जो है दूषित ना हो, पॉल्यूटेड ना हो। तो अब डीजल और पेट्रोल का उपयोग संप्रणित प्राकृतिक गैस सीएनजी द्वारा किया जाता है, जिसकी वजह से जो है बहुत कम मात्रा में हानिकारक उत्पादन होता है और जो स्वच्छ ईंधन होते हैं। अब तक हमने पढ़ा कंबस्टन क्या थे, उसके टाइप्स क्या थे, कितने 4 तरह के पढ़े थे हमने, किस तरह से वो जलते हैं, किस तरह से हम फायर पे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम पहला जो टॉपिक है वो खत्म हो गया, कंबस्टन, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, उसके टाइप्स किस किस तरह के होते हैं, किस तरह से हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशन क्या होता है। अब जो टॉपिक रह गया वो रह गया फ्लेम, उसको और खत्म कर लेते हैं। देखिए चैप्टर एक्सप्लेनेशन है तो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की उनके लिए, उनको जो है ये चैप्टर्स पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका बेसिक अगर क्लियर है तो क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप होंगे, आप इजीली लगा लेंगे, अपनी तरफ से बना के आप लिख सकते हैं। जो एकेडमी के बच्चे हैं उन्हें भी आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लेम्स, आग की लपट लो। अ रीजन ऑफ बर्निंग गैसेज इज कॉल्ड फ्लेम, जलती हुई गैसों के क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं। जब आग लगती है तो उसमें से जो लपटें उठती हैं, आग जो लपटें उठती हैं उसको हम फ्लेम कहते हैं। जिस एरिया में बर्न हो रहा है उसमें से जो लपटें उठी उसे हम क्या कहते हैं, फ्लेम कहते हैं, लॉ कहते हैं। अ फ्लेम इज अ जोन वेयर द बर्निंग ऑफ गैसेज और वेपर टेक्स प्लेस विद द प्रोडक्शन ऑफ लाइट एंड हीट। अ फ्लेम रिजल्ट ड्यू टू द रैपिड कंबस्शन ऑफ अ फ्यूल। ज्वाला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्रकाश और गर्मी के उत्पादन के साथ गैसों या वाष्प का दहन होता है। ईंधन के तीव्र दहन के कारण ज्वाला उत्पन्न होती है। रैपिड कंबस्शन की वजह से फ्लेम जो है क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। सब्सटेंस विच गिव आउट फ्लेम, वो सब्सटेंस जिसमें फ्लेम जो है प्रोड्यूस होती है, वे पदार्थ जिनकी ज्वाला निकलती है। द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग कंबस्शन गिव्स फ्लेम, जो सब्सटेंस वेपोराइज होंगे वो फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। दहन के दौरान जो पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं वे आग देते हैं। केरोसिन हो गया, वैक्स बर्न हो गए विद अ फ्लेम, मिट्टी का तेल और मोम ज्वाला से जलते हैं।
whereas charcoal and other hand does not vaporize and so does not produce a flame। ये वेपराइज नहीं होते चारकोल वगैरह, तो इसमें से जो फ्लेम नहीं निकलती। जैसे कोल हो गया, दूसरी ओर चारकोल हो गया, ये बाष्पीभूत नहीं करता, इसलिए इसमें से ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। लेकिन केरोसिन की हम जो लैम्प जलाते हैं या फ्लेम जो कैंडल वगैरह जलाते हैं, उसमें से जो क्या होती है, फ्लेम प्रोड्यूस होती है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम पढ़ेंगे, लौ की संरचना साइड में आपको दे रखा है। फ्लेम तो भाई बहुत सारी तरीके की होती है, लेकिन एक कैंडल का एग्जांपल ज़्यादातर मेनली ले लेते हैं, तो कि आपको फ्लेम ना उसमें आराम से दिखाई देती है। तो आप इसमें देख सकते हैं फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 जोन्स। 3 जोन्स में बांटा गया, कहीं 4 जोन्स भी दे रखे हैं, वो शॉर्ट्स नोट्स में मैं कवर करा दूंगा, आप बिल्कुल भी दिक्कत ना लें, कहीं कहीं प्राइवेट बुक्स में है। तो वैसे मेन जो होते हैं वो 3 जोन्स होते हैं। देखिए, एक ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं। जब फ्लेम जो है क्या होती है, जलती है ना, तो उसमें 3 आपको लेयर दिखाई देंगे। आप देखिएगा 3 लेयर आपको दिखाई देंगी। इनर मोस्ट जोन, सबसे अंदर वाला जोन, ठीक है। दूसरा है मिडिल जोन, बीच वाला जोन, और एक आउटर जोन जो बाहर वाला जोन होता है, जिसमें जो है हीट होती है, आग होती है। इसमें आप टच करते ही आपको लगेगा कि आग है। मिडिल में इतनी आग नहीं होती, सबसे अंदर वाली में भी इतनी आग नहीं होती, लेकिन बाहर वाली में सबसे ज़्यादा आग होती है। आप जरा सा हाथ टच हो जाए तो आप देखेंगे कि हीट जो है आपको जो है जलाने की कोशिश करती है। तो पढ़ते हैं इनर मोस्ट जोन, इट इज़ अ डार्क और ब्लैक कलर्ड जोन। सबसे अंदर वाली जो होती है वो डार्क होती है, ब्लैक कलर की होती है। जैसे आप मोमबत्ती को कभी जलती हुई देखें, बुझा दीजिएगा उसे ऐसे करके, तो बुझा देंगे तो आपको जो उसमें थ्रेड होगा ना, वो ब्लैक ब्लैक करके दिखाई देगा। तो आप समझ गए, डार्क होती है और ब्लैक कलर की होती है। इट कंसिस्ट ऑफ हॉट अनबर्न्ड वेपर और कंबस्टिबल मटेरियल। इट इज़ द लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम। सबसे कम गर्म पार्ट होता है फ्लेम का। अंदर का क्षेत्र गहरे या काले रंग का क्षेत्र है। इसमें ज्वलनशील पदार्थ के गर्म बिना जले हुए वाष्प होते हैं। बिना जले हुए जो वेपराइज होते हैं, ये ज्वाला सबसे कम गर्म होती है। दूसरा देखते हैं मिडिल जोन, जैसे कि आप देख रखे हैं इसमें मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबस्टन येलो, उसमें येलो कलर का होता है, वो ब्लैक कलर का होता है। मिडिल जोन जो होता है, इट इज अ ब्राइट एंड ल्यूमिनस जोन, इसे ल्यूमिनस जोन कहते हैं। इट प्रोड्यूसेस अ मॉडरेट टेम्परेचर, इसमें मॉडरेट टेम्परेचर होता है। हियर पार्शियल कंबस्टन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस, इसमें फ्यूल जो है पार्शियली थोड़ा सा टेक प्लेस करता है। मध्यम क्षेत्र ये उज्ज्वल और चमकदार होता है। ये मध्यम तापमान पर उत्पन्न करता है। ये ईंधन का आंशिक दहन होता है। और क्या होता है, लिमिनेस होता है। और क्या होता है, मिडिल जोन होता है और येलो कलर का होता है। आउटर मोस्ट जो देखेंगे हम, सबसे भारी क्षेत्र जो होता है, इट इज़ नॉन ल्यूमिनेस जोन, इसे नॉन ल्यूमिनेस जोन कहते हैं। मिडिल वाले को ल्यूमिनेस कहते हैं, इसको नॉन ल्यूमिनेस जोन कहते हैं। जो येलो कलर का होता है वो क्या होता है, ल्यूमिनस जोन, और जो नॉन ल्यूमिनस होता है वो क्या होता है, वो आउटर मोस्ट जोन होता है। हियर कंप्लीट कंबस्टन फ्यूल टेक प्लेस, यहाँ पूरी तरह से जो है कंबस्टन टेक प्लेस करता है। आगे आग आपको दिखाई देगी, बिकॉज देयर इज प्लेंटी ऑफ एयर अराउंड इट, आप इसके आसपास ही जो एयर अराउंड करती है। इट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द फ्लेम, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, सबसे गर्म होता है। इनफैक्ट द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है फ्लेम का, आउटर मोस्ट, और सबसे कम हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है, इनर मोस्ट। ये अदीप्त क्षेत्र है, यहाँ ईंधन का पूर्ण दहन होता है, कंप्लीट कंबस्टन होता है, क्योंकि इसके चारों ओर जो क्या होता है, एयर प्रेजेंट होती है। लौ इसका तापमान सबसे अधिक होता है। वास्तव में ये लौ का सबसे गर्म हिस्सा होता है। ये 3 पार्ट है, इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन और आउटर मोस्ट जोन। तो तीनों के आपको कलर दे रखा है, अंदर वाला ब्लैक होता है, बाहर वाला मिडिल जोन जो होता है वो येलोइश कलर का होता है। अब आप देखेंगे इसमें स्लाइड में देख सकते हैं आप कभी सुनार की दुकान पे गए हो, गोल्ड स्मिथ की दुकान पे गए हो, तो आपने देखा होगा वो गोल्ड को जो है क्या करता है, ऐसे फूक मार मार के फ्लेम की उससे जो है पिघलाने की कोशिश करता है, या फिर उससे जो कुछ नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है, या जोड़ता है उस चीज़ को, टूटी हुई चीज़ को। तो क्या करता है, वो फ्लेम का कौन सा जोन यूज़ कर रहा है, तो वो देखेंगे गोल्ड स्मिथ बिलो आउटर मोस्ट जोन, जो बाहर का जो हीट वाला जोन होता है ना, सबसे बाहर वाला जो होता है उसको यूज़ करता है विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप। एक मेटेलिक ब्लो पाइप होता है, उसमें से फूक मार के फ्लेम में जो एक आग लगा लेते हैं साइड में, और एक पाइप लेते हैं और फ्लेम में से जो ऐसे फूक मार मार के हल्की हल्की उससे आग पहुँचाते हैं दूर रख के। उसके बाद जो आउटर मोस्ट जोन तक जो है पहुँचाते हैं विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप और मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर पर और मेल्टिंग गोल्ड पर उससे जो है क्या करते हैं, आउटर मोस्ट जोन की जरिए काम करते हैं। सोनार सोने और चांदी को पिघलाने के लिए लौ के सबसे भारी क्षेत्र को धातु और के ब्लो पाइप में फूकते हैं। फ्यूल्स एंड देयर, अब आप फ्लेम समझ गए, फ्लेम का स्ट्रक्चर समझ गए आसानी से, ल्यूमिनस समझ गए, नॉन ल्यूमिनस समझ गए। शॉर्ट्स नोट्स में भी मैंने अलग से करा रखे हैं, आप परेशान मत होइएगा। फ्लेम यहाँ जो है कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं फ्यूल्स एंड देयर टाइप्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैंने कहा क्या कहा 3rd से 10th क्लास तक आसपास की जो हमारी
एटमॉस्फेयर है वहीं से साइंस को उठाया गया है। साइंस क्या है? प्रैक्टिकली चीज़ किसी को भी जानना, किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली जानना, प्रैक्टिकली नॉलेज लेना, तो वही साइंस है, वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं। देखिए मेहनत करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी, कल नहीं तो परसों करनी पड़ेगी। माँ बाप का नाम अगर रोशन करना है, माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, अगर आपको भी नाम उनका रोशन करना है, आप चाहते हैं कि 10 लोग उन्हें जो है सलाम करें और जो उनके सामने हाथ जोड़ें और उन्हें जो आपके नाम से पहचाना जाए, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो फ्यूल्स एंड देयर टाइप, तो कुछ ऐसा काम करिए जिससे जो माँ बाप की सीना जो है चौड़ा हुआ, वो गर्व से कहे कि ये हमारा बेटा है या फिर बेटी है। तो फ्यूल्स एंड देयर टाइप्स, ईंधन और उनके प्रकार। एनी सब्सटेंस विच इज़ ईजीली अवेलेबल। देखिए मैं एक टीचर हूँ, मैं सिर्फ नॉलेज आपको दे सकता हूँ, आपको जो बांट सकता हूँ। लर्न करना और अर्न करना वो आपका काम है। मैं सिर्फ जो है क्या कर सकता हूँ, आपको मटेरियल दे सकता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ। आप इस वीडियो को 10 बार देखिए, 10 बार समझिए। वीडियो है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है उस पर वीडियो बना के मैं डाल दूँगा, बस आप शेयर कीजिए। और भाई पढ़ना तो आपको पड़ेगा, वो आपके हाथ में, उस आपको कोई नहीं पढ़ा सकता जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे पढ़ना। तो एनी सब्सटेंस विच इज इजीली अवेलेबल, चीप एंड वन इन एयर एट मॉडरेट रेट, प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विदाउट लीविंग बिहाइंड एंड अनडिजायरेबल रेसिड्यू इज कॉल्ड अ फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? कोई भी पदार्थ जो आसानी से सस्ता उपलब्ध होता है, आसानी से उपलब्ध हो जाए। दूसरी बात, और हवा में ऑक्सीजन की जो मात्रा में जल जाए, जिसकी बड़ी मात्रा में ऊष्मा एनर्जी प्रोड्यूस हो, हीट प्रोड्यूस हो, जिसकी वजह से बिना कोई अवांछित अवशेष छोड़े, और उसमें जब जो जले तो वो कुछ भी चीज़ अवशेष ना छोड़े। जैसे पेट्रोल जल जाता है वो कुछ नहीं छोड़ता, ठीक है। तो इस तरह से जो है कुछ भी ना छोड़े। फ्यूल्स, ईंधन, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्टन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। अलग से जो है मैंने एक और डेफिनेशन डाल दी है शॉर्ट में, जिस पदार्थ का दहन होता है उसे दहनशील कहा जाता है, इसे ईंधन कहा जाता है। इट इज कॉल्ड अ फ्यूल। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्यूल 3 पार्ट में डिवाइड किया, इससे पहले भी हमने पढ़ लिया 3rd चैप्टर में, ठीक है। कंबस्टिव क्या था, कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर 3rd में आपने पढ़ा होगा, वही चीज़ इसमें भी थोड़ा सा दोहराई दिया है इसमें एनसीईआरटी में। फ्यूल्स एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। फ्यूल जो 3 पार्ट में डिवाइड किए गए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि ठोस, तरल और गैसीय। सॉलिड आपके सामने दे रखे हैं, जैसे कि लकड़ी हो गया, वुड हो गया, ये फ्यूल है। काव डंग, ये सॉलिड होते हैं। चारकोल हो गया, कोल हो गया, तो ये फ्यूल हैं। और इनसे क्या होता है, जब इन्हें बर्न करते हैं, कंबस्टिबल प्रोसेस होता है, तो क्या होता है, कुछ जो फ्यूल जो है क्या होते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये क्या होता है, पूरी तरह से कंबस्टिबल होते हैं। लिक्विड फ्यूल्स हो गए, जैसे कि आपके सामने दे रखा केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एथेनॉल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये लिक्विड फ्यूल हैं जो कि कंबस्टन में जो है क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। गैसियस फ्यूल्स हो गए, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, बायोगैस हो गया, कोल गैस हो गया, ये सारे क्या हो गए, गैसियस फ्यूल्स हैं आपके सामने। आगे हम चलेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होते हैं, परमाणु प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं। इन द सन, हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। सन में, सूरज में आप देखेंगे सन क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। क्यों? उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है अंदर। सूर्य में परमाणु प्रतिक्रियाओं से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में एक सूरज के अंदर का एक नीचे जो है क्या है, डायग्राम दे रखा है। न्यूक्लियर रिएक्शन आप समझ गए क्या होता है। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होता है, किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी कितनी है, क्षमता कितनी है, उसमें उसकी दक्षता कितनी है, ईंधन दक्षता। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स हैव सफिशिएंट एफिशिएंसी व्हिच इज मेजर्ड इन कैलोरीफिक वैल्यू। हर फ्यूल की अलग अलग जो क्या होती है, दक्षता होती है। हर एक इंसान की एक कैपेबिलिटी होती है कि वो 1 घंटा पढ़ेगा लगातार, या 2 घंटे पढ़ेगा, या 10 घंटे पढ़ेगा। किसी इंसान की 4 रोटी की कैपेबिलिटी होती है खाने की, किसी इंसान की 8 रोटी की कैपेबिलिटी होती है खाने की। कोई इंसान 2 बार खाना खाता है दिन में, कोई इंसान 4 बार दिन में खाना खाता है। तो हर एक की जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है। तो विभिन्न प्रकार के ईंधनों की अलग अलग दक्षता होती है, जिससे उनके कैलोरी मान से जो है मापा जाता है। तो उन्हें मापा कैसे जाता है, कैलोरी वैल्यू से उन्हें मापा जाता है। फ्यूल में भी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑन द इंडिविजुअल कैलोरीफिक वैल्यू। तो फ्यूल की एफिशिएंसी हम किस में नापते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू में। याद रखिएगा, ईंधन को उनके व्यक्तिगत कैलोरी मान के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है उसे हम देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kilo of fuel is called its calorific value। मान लीजिए हमने कोयला लीजिए, 1 किलो कोयले आपने लिए, कोल लिया, उसे आपने जलाया,
जलने के बाद उसका कंप्लीट कंबस्टन हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट कंबस्टन हो गया। ऐसा सब्सटेंस है जिसका कंप्लीट कंबस्टन हो जाए, पूरी तरह से जल जाए। 1 किलो जब वो पूरी तरह से जल जाएगा तो उसकी कैलोरी वैल्यू हम निकाल लेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरिफिक वैल्यू। 1 किलो ईंधन के पूर्ण दहन पर उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को उसका कैलोरीफिक मान कहा जाता है। 1 किलो ईंधन पर जो उसकी ऊष्मा प्रोड्यूस होगी, उसकी एनर्जी जो निकलेगी, ठीक है, 1 किलो ईंधन पे वो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेशन इन यूनिट कॉल्ड, उसे यूनिट में जो हम देख सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू को जो है एक्सप्रेस किया जाता है किलो पर जूल। जैसे कि आपको दे रखा है, ईंधन का ऊष्मीय मान किलो जूल प्रति किलोग्राम नामक इकाई में व्यक्त किया जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू किस में नापी जाती है? किलो जूल पर किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम पे कितने किलो जूल जो है उसमें एनर्जी जो है क्या की, प्रोड्यूस की है। अब अलग अलग प्रोडक्ट की जो है कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है कि कौन सा है जो है फ्यूल कितनी कैलोरीफिक वैल्यू जो है पर किलोग्राम, कौन सा प्रोडक्ट जो है किलो जूल पर किलोग्राम जो है कैलोरीफिक वैल्यू देता है। काव डंग केक दे रखा है, काव डंग केक दे रखा है 6000 8000, वुड दे रखा है 70,000 22,000, इस तरह से सारे दे रखे हैं। सीएनजी इस तरह सारे दे रखे हैं। सीएनजी दे रखा है 5000, एलपीजी दे रखा है 55,000, हाइड्रोजन दे रखा है। सबका अलग अलग चीज़ें जो है दे रखा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? मैंने कहा CO2 जब बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ेगा, तो हमारे आसपास का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी। जैसे कि अब देख सकते हैं 2024 में 40 से 50 डिग्री के लगभग टेम्परेचर है, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है इस टाइम। आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा। दस कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर ट्रैप्स, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हीट ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर ट्रैप्स द हीट ऑफ द सन रेडिएटेड बैक ऑन द अर्थ, जिसकी वजह से रिएक्ट हो के सूरज से जो है क्या होता है, अर्थ जो है गर्म होती है। और दिस मेक्स द एयर वार्म एंड कंफर्टेबल फॉर लिविंग बींग्स एंड इन फैक्ट मेक इट्स पॉसिबल लाइफ ऑन द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग जो हमें ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए, जितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी उतनी ज़्यादा क्या है, हमें नुकसान होगा। इफेक्ट क्या है भाई ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के? जैसे कि मैंने ऊपर पढ़ाया है, बर्फीले पहाड़ जो वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से नदियों का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फ्लड या सुनामी आने के चांसेस हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट द एवरेज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर में राइज एज मच 2 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ सेंचुरी। इस सेंचुरी खत्म होते होते 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा, वैज्ञानिकों का मानना है। दिस कैन बी कॉज लार्ज स्केल मेल्टिंग ऑफ आइस इन पोलर रीजन। बर्फीले पहाड़ में बर्फ़ ज़्यादा पिघलेगी, जिसकी वजह से पानी का स्तर बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से जो है क्या होगा, बाढ़ या सुनामी में आने की आशंका ज़्यादा है। एसिड रेन क्या होता है? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का मतलब ये जब हम ऑटोमोबाइल्स जो व्हीकल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज में से धुआं निकल रहा है, जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह से बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और वो जो है एयर पार्टिकल्स में एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं। बारिश जब होती है वो सारी नीचे आती हैं हम लोगों पे या सॉइल पे, जो है वो जो एसिड रेन जो है क्या होता है, हार्मफुल होता है, हम लोगों पे प्रभावित होती है, हम लोगों के लिए भी, सॉइल के लिए भी प्रभावित होती हैं एसिड रेन। देखिए अभी इन्वायरमेंट को बचाया जा सकता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाइए, वाटर का यूज़ ठीक से कीजिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आप सोलर एनर्जीज़ का यूज़ कीजिए, सोलर पैनल वगैरह का। पेट को फॉसिल फ्यूल्स का कम यूज़ कीजिए, कम जो है स्मोक कीजिए, ज़्यादा से कंबस्टन मत कीजिए। तो क्या है, अब भी जो एनवायरनमेंट को बचाया जा सकता है, आने वाली पीढ़ियाँ जो है अच्छी तरह से रह सकती हैं। सल्फर इज़ प्रेजेंट इन कोल एज एन इम्प्योरिटी। सल्फर जो कोल में प्रेजेंट रहता है एक इम्प्योरिटी के तहत पे, जब हम कोयले को बर्न करते हैं होम में, फैक्ट्री में या पावर प्लांट में, उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड पॉइजनस होता है। इट अफेक्ट्स अवर लंग्स, जो हमारे लंग्स को जो है क्या करता है, अफेक्ट करता है। एयर में प्रेजेंट रहता है धुआं वगैरह, उसको हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तब भी जो हमारे लंग्स में वो दिक्कत करता है। या फिर बारिश वगैरह जब होती है, बहुत से लोग हम नहा लेते हैं या फिर सॉइल में जब वो मिल जाती है तो हमें फिर वो प्लांट्स से ले लेते हैं, इनडायरेक्टली हमें मिली जाती है, वो भी हमें नुकसान करती है, एसिड रेन वगैरह। इट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन इन द एयर ऑफ फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। इट रिएक्ट्स विद द वाटर के साथ जो रिएक्ट करता है और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जैसे ताजमहल पीला पड़ रहा है, बहुत सी स्टैचूज़ हैं हमारे, वो भी धीरे धीरे इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का क्या क्या देख सकते हैं। द वाटर लेक्स, रिवर्स हैं, बिकम एसिडिक एंड दस अनसूटेबल फॉर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल। भाई पानी में
भाई धरती पे गिरी तो सॉइल जो इनफर्टाइल होगी, अगर पानी में अगर एसिड रेन गिरी तो पानी को जो क्या होगी करेगी, दूषित करेगी, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक प्लांट्स और उसमें जो एनिमल्स हैं, वो जो मेराइन एनिमल्स हैं, वो जो बेचारे मरेंगे। तो द वाटर ऑफ लेक्स एंड रिवर बिकम एसिडिक एंड दस अनसूटेबल फॉर एक्वेटिक एंड प्लांट्स। झीलों और नदियों का पानी जो है अम्लीय हो जाता है और इस प्रकार जलीय पौधे और जानवर जो है क्या होते हैं, अनुपयुक्त होते जा रहे हैं, धीरे धीरे जो है उनके लिए अनुपयुक्त हो रहा है, यानी वो पी नहीं पाएंगे उस पानी को, धीरे धीरे मरेंगे बेचारे। द सॉइल बिकम एसिडिक, सॉइल जो बिकम एसिडिक हो जाएगी रेन की वजह से, जिसकी वजह से हम कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे उसे, प्लांट नहीं ग्रो कर पाएंगे, मिट्टी अम्लीय हो जाती है और इसकी वजह से खेती नहीं हो पाती है। स्कल्पचर्स आप देख सकते हैं, मोनूमेंट्स आप देख सकते हैं, बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं एसिडिक रेन की वजह से क्या हाल हो रहे हैं। आजकल के मकान जो है इतने ज़्यादा नहीं चल रहे हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतना एसिडिक रेन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे मकानों में बारिश आती है और मकान जो है ज़्यादा सील पकड़ लेते हैं, या फिर क्या होता है धीरे धीरे उनकी लाइफ जो है, पहले मकानों की 100-200 साल होती, बिल्डिंग्स की जो मकान जो एज जो होती बहुत होती थी, लेकिन अब इतनी एज कहाँ होती है। तो ये था आपका चैप्टर 4 कंबस्टन एंड फ्लेम। कंबस्टन हमने पढ़ा, फ्लेम हमने पढ़ा, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं फायर को, इस समझ में पढ़ा। तो मैं अंशुल गोस्वामी फिर मिलता हूँ आपको नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। बस आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को, और मैं नए कंसेप्ट और वीडियोज़ लाते रहूँगा नए कंटेंट के साथ। फिर मिलता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।